स्वाभिमान के सूर्य आपका, दिग दिगंत फैले उजियारा, यादों की मीठी खुशबू से महक रहा मालव सारा, मालव सारा, मालव सारा, मालव सारा। विक्रम की गाथा के गायक, सचमुच विक्रम के उन्नायक, मालव के सच्चे सपूत। भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी में महर्षि सांदीपनी का आश्रम है। इसी आश्रम में हजारों साल पहले गीता के गायक श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ विद्या अध्ययन हेतु आए थे। इसी महर्षि सांदीपनी के वंश में महापंडित नारायण जी व्यास हुए। इन्हीं महर्षि के सिंहपुरी स्थित आवास पर आज से 100 बरस पहले 2 मार्च 1902 को जन्म लिया सूर्य समान एक तेजस्वी पुत्र ने। मालव बोली के सूर्य के जन्मते ही ऋषि नारायण जी व्यास ने सिंहपुरी का यह तिमंजिला भवन दान कर दिया और शिप्रा नदी के तट पर अपना आवास और गुरुकुल स्थापित किया और यहीं पर असंख्य छात्रों को वस्त्र, भोजन और आवास देकर वे निःशुल्क शिक्षा भी देते थे। स्मृति का तुलसी चौबारा, स्वाभिमान के सूर्य आपका, दिग दिगंत। बड़े गणेश जी की एक भव्य प्रतिमा का निर्माण किया। उनके शिष्यों में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अनेक गुप्त क्रांतिकारी भी थे। उनके स्वाभिमानी पुत्र सूर्य ने अपने पिता के एक ही उलाहने पर अत्यंत अल्प आयु में ही एक भव्य आवास का निर्माण कर लिया, भारती भवन। आज यह आवास नहीं, इतिहास है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का रैन बसेरा। इसी भारती भवन में बैठकर उस युग पुरुष ने उज्जैनी में एक व्यास युग का निर्माण किया। बगैर किसी पद पर रहे उन्होंने इस नगर को एक युग से उठाकर दूसरे युग में रख दिया। आज उज्जैनी में जो विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर, कालिदास अकादमी, सिंधिया प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान और अखिल भारतीय कालिदास समारोह है, ये सब इसी महापुरुष की देन है। विक्रम के पुरुषार्थी संपादक, पद्म भूषण, साहित्य वाचस्पति डॉक्टर पंडित सूर्य नारायण व्यास। क्या सिर्फ यही परिचय काफी है इस महापुरुष का? आइए कुछ पल इतिहास के पन्नों में झांकें। ज्योतिष की समृद्ध परंपरा और परिवार में पैदा होकर पंडित व्यास ने सबसे पहले अपनी पितृ परंपरा से ही विद्रोह किया और भारत के स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। यूं स्वयं ऋषि पिता तेजस्वी माता कांग्रेस और अहिंसा के पुजारी थे, नियमित चरखा काटते थे, पर विद्रोही सूर्य वीर सावरकर के साहित्य और सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर सशस्त्र क्रांति में कूद पड़े। उनका जीवंत संपर्क भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष बाबू से भी था, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी और प्रेमचंद जैसे विचारकों से भी। जयप्रकाश नारायण उनके अंतरंग मित्र थे। विचारक भगत सिंह ने जेल में अनेक पुस्तकें लिखी थीं,
जिनमें डॉन ब्रुइन की आत्मकथा उन्होंने किसी तरह पंडित व्यास के पास भिजवा दी थी। पंडित जी ने उसका प्रकाशन करवाया और लाहौर अधिवेशन में वितरित भी करवाया। उन्होंने असंख्य गुप्त पर्चे, पैम्फलेट बांटे, बम बनाए, सुभाष बाबू के आह्वान पर अजमेर में लॉर्ड मेयो का स्टैच्यू तोड़ा, राष्ट्र यज्ञ कैलेंडर का प्रकाशन किया, जिसकी समस्त आय उन्होंने भगत सिंह का मुकदमा लड़ने के लिए भगत सिंह के पिता के पास भिजवा दी। खून खौला देने वाले लेख लिखे। जाहिर है कि क्रांतिकारी कार्यों के पुरस्कार में जेल की यात्रा तो मिलनी ही थी, मगर उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। उनकी गिरफ्तारी पर सारे हिंदी संसार में हलचल मच गई। अपने युग के दो महान वकील श्री शरद चंद्र बोस और कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी उनकी पैरवी के लिए सामने आए। बड़ी बड़ी राशियों की जमानत हुई और न्यायाधीश ने कुछ सबूत न मिल पाने के अभाव में उन्हें ससम्मान रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद भी पंडित व्यास ने अपने निवास भारती भवन को क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल बना रखा था। असंख्य क्रांतिकारी वहां छुप कर रहते थे। उनके वस्त्र भोजन की व्यवस्था स्वयं पंडित व्यास करते थे। 42 मीटर बैंड पर गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन करते थे। घर से वायरलेस पर क्रांतिकारियों को संदेश देते थे और सशस्त्र क्रांतिकारियों को न केवल गोला बारूद से बल्कि आर्थिक मदद भी करते थे। बाहर से उनका ज्योतिष के विद्वान का रूप इसमें कवच का काम करता था। पंडित जी ज्योतिष के विद्वान नहीं थे, एक महान राष्ट्रभक्त थे। उस आज से सन 47 के पूर्व 40-41 में भी जिनके यहाँ वायरलेस सेट गुप्त रूप से चला करते थे, उनके मार्गदर्शन में हमने झालरापाटन, कोटा, राजस्थान, बूंदी सब दूर से गोला बारूद ला के एक मिस्टर घोष करके थे, उस घोष को उनकी आज्ञानुसार हमने देना शुरू किया था। और वो फिर वो सब क्रांतिकारी पार्टियों को वो जो गोला बारूद हम लाते थे वो भिजवाया करते थे। उनके महान क्रांतिकारियों से जितने भी संबंध थे वो बने हुए थे। यहाँ उनमें से कई क्रांतिकारी आके उनके घर ठहरे हैं, किंतु वो मेरे को नहीं बताया उनने आज तक कभी भी कि वो ठहरे हैं, किंतु जरूर ठहरते थे। वो उनके पूजा गृह था जहाँ कोई भी क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी आता था, वो जिस भाव से, जिस श्रद्धा से उसको सब कुछ अपना समर्पण कर देते थे। एक प्रकार से आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के संरक्षक थे। उन्होंने अनेक क्रांतिकारियों को और दूसरे प्रदेशों से आए हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उज्जैन में समुचित पनाह भी दी, उनके खाने पीने का प्रबंध भी किया, उनको यहाँ रहकर छिपाने का प्रबंध किया। और इस सब में कभी उनके दिल में किसी प्रकार का संकोच, किसी प्रकार का भय नहीं आया। क्रांतिकारियों के साथ में तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि जो ठाकुर निरंजन सिंह जो थे वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे क्या, और उनको कैसे उन्होंने उस वक़्त रखा। अब इसी से आप पता लगा लीजिए कि और भी उनके पास लोग बाग आते जाते थे। व्यास जी एक ऐसे महान पुरुष थे कि जिनकी वजह से उज्जैन का नाम सारे विश्व में आज भी लिया जाता है। आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले एक ऐसे राष्ट्र के मेधावी, संघर्ष करने वाले चिंतक के रूप में भी थे, जो जैसे अतीत से जुड़े थे उसी प्रकार अपने वर्तमान से भी सजग रूप में बोध के साथ जुड़े हुए थे। उनके चिंतन में एक स्पष्टता थी। बोल्शेविक क्रांति से उन्होंने विचारों की बाराखड़ी शुरू की थी।
लेकिन उनके जीवन के अंत में वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में, प्रचारक के रूप में उपस्थित हो गए। भविष्य दृष्टा पंडित व्यास जी यह अच्छी तरह जानते थे कि देश को तो स्वतंत्र होना ही है। उन्होंने वर्षों पूर्व देश की स्वतंत्रता की भविष्यवाणी जो कर दी थी। ब्रिटेन के प्रमुख पत्र टाइम्स में भी इस घटना का उल्लेख हुआ था। पंडित जी यह भी जानते थे कि आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले अधिकांश नेता विदेशों से पढ़कर आए थे, इसीलिए वे भारतीय संस्कृति, कला और दर्शन से अनभिज्ञ थे। वे शेक्सपियर तो कहते थे, लेकिन कालिदास के नाम तक से परिचित नहीं थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनके वर्ष 1934 से गहरे संबंध थे। पंडित जी ने आजादी से वर्षों पूर्व उन्हें लिख दिया था कि हम राजनीतिक दासता से तो संभवतः मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मानसिक गुलामी से शायद ही मुक्त हो पाएं। इसीलिए देश के स्वतंत्र होते ही वर्ष 1928 से शुरू किए गए कालिदास समारोह के लिए 1958 में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया। यूं तो देश के सभी महान राजनेता और साहित्यकार पंडित व्यास के व्यक्तिगत मित्र होने के कारण 1928 से ही उज्जैनी नियमित आ रहे थे और इस तरह उज्जैनी का यह समारोह वर्ष 56, 57 और 58 आते अखिल भारतीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका था। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित व्यास का कहना मानकर देश के सभी प्रदेशों को इसे राष्ट्रीय समारोह के रूप में मनाने का आदेश भी दे दिया था। शोध पत्र वाचन, चित्रकला प्रदर्शनी, ये सब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हो ही चुके थे। पंडित व्यास को इस बात का दुख था कि विश्व कवि कालिदास को अभी तक भारत में राष्ट्र कवि का मान भी नहीं मिल पाया था। पंडित व्यास द्वारा स्थापित कालिदास परिषद की आरंभिक सदस्य श्रीमती कमला रत्नम के माध्यम से पंडित जी ने चीन और रूस में 7 दिवसीय कालिदास समारोह मनवाया।